दोस्तों करीबन 12 साल मुझे हो गए हैं यूपीएससी सीएसई के अंदर हिस्ट्री और जो सीएसई के अलाइन सब्जेक्ट्स है उसको पढ़ते पढ़ाते। इन 12 सालों के अंदर एक बहुत बड़ी मान्यताओं के बारे में पता चला जब विद्यार्थियों के साथ संवाद करता हूँ। जैसे कि कोई टॉपर ने या कोई सीनियर प्लेयर ने यूपीएससी के अंदर एक नए नवेले एस्पिरेंट को कह दिया होगा कि भाई यूपीएससी के अंदर आप मिडिवल इंडिया को स्किप कर दो, वहाँ से तो सवाल आते नहीं हैं, उसकी जगह कोई और टॉपिक पढ़ के चला जाओ। और वो इंटरव्यू शायद तक 2-3 साल पहले किसी के द्वारा दिया गया होगा, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के द्वारा या कहीं पे कोई सोशल मीडिया माध्यमों के द्वारा। और आखिर के अंदर परिणाम ये हुआ कि एक नया एस्पिरेंट जो अभी 2027 के लिए 2028 के लिए अपनी यूपीएससी सीएसई की तैयारी शुरू कर रहा है, वो इसी गलतफहमी में आ गया। और आखिर का परिणाम क्या हुआ? आखिर का परिणाम ये हुआ कि यूपीएससी के द्वारा जब प्रीलिम्स के अंदर या मेंस के अंदर हिस्ट्री के अंदर मिडिवल इंडिया से सवाल आने शुरू हुए तो वो एस्पिरेंट पक्का रह गया और उसको रियलाइजेशन हुआ कि मैं गलत दिशा पे जा रहा था। दोस्तों अगर आप भी यूपीएससी की तैयारी अभी शुरू कर रहे हो और ख़ास करके 2027 2028 के लिए कर रहे हो तो आपके लिए ये आग वाली परिस्थिति है। आग वाली परिस्थिति इसके लिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि जब पहली बार आपको ये पता चलेगा इस वीडियो के माध्यम से कि यूपीएससी किस किस तरह से सवाल पूछ रहा है तो आपको भी शौक ही लगेगा। मेरा नाम है प्रतीक नायक। मैं पिछले 12 साल से हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर पढ़ा रहा हूँ और अनअकैडमी प्लेटफॉर्म के साथ पिछले 6-7 सालों से यही टॉपिक और इसी सब्जेक्ट को बहुत डिटेल से विमर्श के रूप में पेश भी कर रहा हूँ। खैर, इस चैनल के माध्यम से और इस वीडियो के माध्यम से आप सबके लिए 2027-2028 के स्टूडेंट्स के लिए बहुत बेहतरीन स्ट्रेटेजी लेके आया हूँ, जहां हम लोग चर्चा करने की कोशिश करेंगे हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर को कैसे पढ़ना चाहिए, रिसोर्सेज कौन से यूज़ करने चाहिए, कौन से टॉपिक को कैसे अप्रोच करना चाहिए, कौन से एरियाज़ को स्किप करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, और साथों की साथों डिस्ट्रैक्शन से कैसे बचना चाहिए। बहुत सारे मिथ है यूपीएससी को लेके। देयर आर सो मेनी मिथ इन द यूपीएससी सीएसई इंडस्ट्री एज वेल। हम मिथ ब्रेकिंग करने की भी कोशिश करेंगे। ये ध्यान रखने की कोशिश करेंगे कि सीएसई के एस्पिरेंट जब नए नए स्टूडेंट यहाँ पे ज्वाइन कर रहे हो वो सब्जेक्ट को कैसे पढ़े, बुक सोर्सेज को कैसे करे, रिविजन और स्ट्रैटेजी को भी किस तरह से वो ध्यान में रख सकते हैं। खैर, मुद्दे की बात के ऊपर आ जाते हैं। सबसे पहला टॉपिक के कंटेक्स्ट में समझने की कोशिश करेंगे कि हिस्ट्री है क्या, हिस्ट्री को कैसे समझा जा सकता है। बाय द वे, अगर आपने मुझे फॉलो नहीं किया है तो आप हमें अनअकैडमी के ऊपर फॉलो करिए। ये स्कैनर की माध्यम से आपको सीधा लिंक मिल जाएगी ऑन माय प्रोफाइल। ऐसे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर भी अवेलेबल है, जहां मैं मेरे टीम के साथ है ना यूपीएससी सीएस की तैयारी कर रहा हूँ और आपको बहुत सारे बेहतरीन फ्री क्लासेस भी मिल जाएंगे। दोस्तों, स्ट्रैटेजी वीडियो का तो मैं आपको पूरा डिटेल दूंगा ही, और साथों के साथों अगर आप फुल टाइम यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हो तो ज्वाइन करिए अनअकैडमी। जी हाँ दोस्तों, अनअकैडमी आपके लिए लेके आया है रिपब्लिक डे ऑफर, जहां 26 जनवरी को ध्यान में रखते हुए हम आपको दे रहे हैं 19,999 के अंदर पूरा का पूरा 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन। जी हाँ दोस्तों, PN लाइव कोड को यूज़ करिए और आपको बेहतरीन ऑफर मिल रही है। 9 मंथ्स के ऊपर 9 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन फ्री है, 12 मंथ्स के ऊपर 12 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन फ्री है विद 26,999 एज द ईयरली फीस अराउंड, और आई वुड से द होल सब्सक्रिप्शन। और 19,999 के अंदर आपको पूरा का पूरा 1 साल का सब्सक्रिप्शन मिलेगा। मैं सजेस्ट करूंगा कि आप 1.5 साल के आसपास का सब्सक्रिप्शन लीजिए सो दैट आपको फाउंडेशन और इंडिया की जो टॉप एजुकेशन जो टीम है वो आपको हेल्प कर सकती है आपकी फाउंडेशन से लेके एडवांस तैयारी के अंदर। हमारी नई बैच आगाज और प्रारंभ बैच ऑलरेडी शुरू हो रही है फॉर द हिंदी एंड द इंग्लिश स्टूडेंट्स अराउंड ऑन 26 ऑफ जनवरी। आप ये कोड PN लाइव का यूज़ कर सकते हो। बाकी अगर आप इस बार 2026 के लिए प्रीलिम्स में अपीयर कर रहे हो तो ज्वाइन करिए हमारे साथ URTS अनअकैडमी रिविजन टेस्ट सीरीज। जी हाँ दोस्तों, आपको इसके अंदर 2500 के आसपास प्रीलिम्स क्वालिटी क्वेश्चंस मिलेंगे। फुल लेंथ और सेक्शनल टेंस का पूरा मिक्सचर है और इसके अंदर आपको पूरा डिटेल लिंक मिल जाएगा। आप उसको परचेज कर सकते हो एट 1999 ओनली। बाकी हम आपके लिए फ्री मॉक टेस्ट भी करवा रहे हैं जिसे हम लोग कहते हैं UAI PMT अनअकैडमी ऑल इंडिया प्रीलिम्स मॉक टेस्ट, जो मॉक टेस्ट नंबर 2 है। 31 जनवरी को होने वाला है सुबह 9:30 बजे GS का और 2:30 बजे CSET का। एज पर यूपीएससी स्टैंडर्ड टॉप एजुकेटर्स के द्वारा इसके क्वेश्चन सेट किए जाते हैं। उसकी भी डिस्क्रिप्शन के अंदर बॉक्स के अंदर लिंक मिल जाएगी, जरूर से ज्वाइन करिएगा। थैंक यू वेरी मच। अब आगे चलते हैं स्ट्रैटेजी वीडियो पे। दोस्तों, यूपीएससी सीएसई के कंटेक्स्ट में जब आप हिस्ट्री को समझोगे, हिस्ट्री को समझने से पहले सब्जेक्ट की वेटेज को समझने की कोशिश करते हैं। अब सब्जेक्ट वेटेज की कहानी को अगर आप समझेंगे ओवरऑल थीम के रूप में तो ये 2025 का क्वेश्चन पेपर है, उसका ब्रेकअप है। हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर में से 16 सवाल आए थे, 16 क्वेश्चंस वर आस्क्ड। आप यहाँ पे देख ही पा रहे होंगे
16 सवाल सीधे सीधे तौर के ऊपर, यानी कि 32 मार्क का यहाँ पे वेटेज था। अब आप पूछोगे कि हिस्ट्री एंड आर्ट एंड कल्चर के अंदर 32 मार्क्स का वेटेज था, तो क्या क्या पूछा गया था, राइट। तो व्हेन वी ब्रेक अप द सब्जेक्ट, जब हम लोग सब्जेक्ट को देखने की कोशिश करते हैं, तो इन 16 सवालों के अंदर से हमें पता चलता है कि 7 मार्क है ना, मतलब 7 सवाल जो थे वो एंशिएंट इंडिया से थे, एंशिएंट इंडिया से आपको मिलेंगे। एंड मिडिवल इंडिया से एक भी सवाल नहीं पूछा गया, 0 क्वेश्चन टेक्निकली देखा जाए सब्जेक्ट के ब्रेकअप के हिसाब से। आर्ट एंड कल्चर से एक ही सवाल पूछा गया और मॉडर्न से 8 सवाल आपको निकाले गए। मतलब मोटे मोटे तौर के ऊपर यूपीएससी ने एंशिएंट और मॉडर्न से ही सवाल पूछे और बाकी सारों से कहा कि हमको नहीं पूछना। अब इसी बेसिस के ऊपर से जब आप 2025 का पेपर देखोगे तो आपको लगेगा कि यही सत्य है और यही सुंदर है। इसी स्ट्रैटेजी को बेस बना के मैं आर्ट एंड कल्चर भी छोड़ के चला जाता हूँ, मॉडर्न हिस्ट्री भी डिटेल के अंदर करके जाऊंगा, एंशिएंट करके जाऊंगा, बाकी सारा छोड़ देंगे। पर खैर वैसा नहीं है। यूपीएससी का अगर आप ब्रेकअप करने की कोशिश करेंगे या उसको पूरी एनालिसिस को देखने की कोशिश करेंगे तो एक ब्रीफ सेटअप आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। हिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है वो जो लगातार आपको यूपीएससी सीएससी के अंदर प्रीलिम्स के अंदर या मेंस के एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। सीएससी के पेपर 1 के अंदर, जीएस के अंदर, जीएस 1 में पूछा जाएगा। इसके सिवाय अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो प्रीलिम्स के अंदर, अब देखिए प्रीलिम्स में भी इसका वेटेज कितना फ्लक्चुएट होता है। 2025 में यहाँ पे 16 सवाल है जिसको अभी मैं हाईलाइट करवा रहा हूँ, राइट। पर 2024 में देखोगे तो इसमें आपको 12 ही सवाल दिए गए हैं। अगर आप उसके पहले 2020-21 का पेपर देखोगे तो आपको 20-20 सवाल 20 मतलब यानी कि 40 मार्क्स के ऊपर के क्वेश्चन हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर से पूछे गए हैं। कहने की बात यह है कि आपको वेटेज के ऊपर नहीं जाना है, आपको तैयारी को अच्छी तरह से करना है। यही कहानी आपको मुख्य परीक्षा के अंदर भी मिलती है, क्योंकि जीएस पेपर 1 जब हम लोग आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं तो हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर 2013 के अंदर अगर आप देखोगे तो कुछ अलग वेटेज में था और 2013 से आप 2025 के पेपर में देखोगे तो कुछ अलग वेटेज के अंदर मिलेगा। 2013 में हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर 125 मार्क्स का 125 मार्क्स का वेटेज हुआ करता था और 2025 के अंदर देखोगे तो मोटे मोटे तौर के ऊपर हमें 90 मार्क्स के आसपास का हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर से वेटेज मिलेगा। इनफैक्ट हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर कोई एक सब्जेक्ट नहीं है, सब्जेक्ट को भी समझने की आपको आवश्यकता है। अब सब्जेक्ट को क्यों समझने की आवश्यकता है उसके पीछे का कारण देखिए हम जब इसको हिस्ट्री या आर्ट एंड कल्चर के रूप में सब्जेक्ट के रूप में कहते हैं, यूपीएससी सीएससी के अंदर कैसे पूछा जाता है, तो इट इज एक्चुअली अ कॉम्बिनेशन ऑफ नॉट 1 2 बट ऑलमोस्ट 6 सब्जेक्ट्स अराउंड, राइट। तो 6 तो विषय है इसके अंदर से। इसमें एंशिएंट इंडिया भी है, इसमें मिडिवल इंडिया भी है, इसमें मॉडर्न इंडिया भी है जो नेशनल मूवमेंट फ्रीडम स्ट्रगल के साथ आपको जोड़ा गया है। इसी के अंदर आर्ट एंड कल्चर भी है, पोस्ट इंडिपेंडेंस भी है और वर्ल्ड हिस्ट्री भी है। इंटरेस्टिंगली इनमें से अमुक टॉपिक ऐसे हैं जो प्रीलिम्स में आता है, अमुक टॉपिक ऐसे है या अमुक एरिया ऐसे है जो मेंस में आता है। मोटे मोटे तौर के ऊपर जब आप शुरुआत करोगे हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर जैसे सब्जेक्ट्स की तो आपको क्लैरिटी हो जानी चाहिए कि इसमें से कैसे ब्रेकअप करना है। आपको ब्रेकअप करने का मतलब यह है कि सब्जेक्ट को कैसे तोड़ के पढ़ना है, क्योंकि आप पहले ही दिन से वी विल सी कि सब्जेक्ट को इस तरह से एक साथ नहीं पकड़ सकते, आपको सब्जेक्ट वाइज या टॉपिक वाइज उसको डिटैच करके पढ़ना पड़ेगा। अब जैसे आप देखोगे एंशिएंट, मिडिवल, आर्ट एंड कल्चर और मॉडर्न हिस्ट्री इंक्लूडिंग द नेशनल मूवमेंट, ये प्रीलिम्स और मेंस दोनों एग्जामिनेशन के अंदर आता है। मतलब ये टॉपिक ऐसे है जो प्राथमिक परीक्षा यानी कि प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के अंदर भी आपको पूछा जा सकता है और आपको मुख्य परीक्षा के अंदर भी पूछता है यूपीएससी, यानी कि मेंस के अंदर जहां आप आंसर राइटिंग करोगे, प्रैक्टिस करोगे, उसके अंदर से भी आपको पूछी जाती है। वही कहानी को अगर आप आगे देखोगे पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री या मॉडर्न वर्ल्ड हिस्ट्री की हम लोग बात करेंगे तो ये वो सब्जेक्ट है जो खाली और खाली एक्सक्लूसिव मेंस में आता है। खैर आजकल यूपीएससी ने ट्रेंड थोड़ा बदला है, बदल के वी विल सी की पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया को भी वो मुख्य परीक्षा के अंदर या प्रीलिम्स के अंदर भी एक आध सवाल पूछ रहा है, उसकी भी स्ट्रेटजी के ऊपर थोड़ी चर्चा कर देंगे। अब मुद्दे की बात यह है कि 6 विषय है, ये 6 विषय को मैंने कहा कि अगर इसको कॉम्बिनेशन के रूप में तोड़ने की कोशिश करेंगे तो कितने हो गए, देयर आर 6 सब्जेक्ट्स, एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न, आर्ट एंड कल्चर, पोस्ट इंडिपेंडेंस एंड वर्ल्ड हिस्ट्री। इसको कैसे करना है, राइट, ओके। तो हम एक एक करके स्ट्रैटेजी के ऊपर चर्चा करते हैं, बीच बीच में मैं इसके रिलेटेड जो मिथ होंगे, मिथ्या होंगे, वो भी तोड़ने की कोशिश करेंगे। अब जैसे कि अगर आप शुरू कर रहे हो, यू आर स्टार्टिंग ऑफ सर, ठीक है, तो पहले ही दिमाग सेट कर देना दोस्तों कि आप मैराथन में चल रहे हो, राइट। मैराथन में चलने का मतलब ये है कि आपको 42 किलोमीटर्स की रेस खत्म करनी है। ये कोई 100 मीटर की स्प्रिंट नहीं है, ये कोई वनडे एग्जाम नहीं है। तो ज़्यादातर कैंडिडेट हिस्ट्री को लेके ये सोचते हैं कि सर मैं 1 महीना दे दूंगा, 1.25 महीना दे दूंगा, मैं 1.5 महीना दे दूंगा पूरे सब्जेक्ट को ख़त्म करने के लिए। वैसा नहीं होगा सर, ठीक है। ये सब्जेक्ट मैराथन सब्जेक्ट है।
मैराथन सब्जेक्ट है, पर इसके अंदर खासियत ये है कि अगर आपने एक टेम्पो, एक स्पीड बढ़ा के आपने धीरे धीरे करके इसके अंदर करोगे तो ऑटोमेटिकली टाइम बाउंड अप्रोच के अंदर आपकी तैयारी होती रहेगी। एंड वी विल सी कि ये जो फिनिशिंग लाइन की जो बात हो रही है ना, कि जहाँ पर बहुत लोगों को ये दिक्कतें आती है कि सर हम फिनिश नहीं कर पा रहे हैं, आप इजीली यहाँ पे फिनिश कर पाओगे। तो पहला तो आपका अप्रोच जो होना चाहिए वो ये होना चाहिए, फर्स्ट अप्रोच, कि एक्सेप्ट दैट दिस इज अ मैराथन, है ना। यूपीएससी की पूरी तैयारी मैराथन के रूप में है। आप देखिए 1 साल तक तो आप तैयारी करोगे, अगले साल यानी कि 2027 के अंदर अगर आप अपीयर कर रहे हो, 2028 के अंदर आप अपीयर कर रहे हो, 2028 के अंदर अपीयर कर रहे हो, तो यू हैव टू एक्सेप्ट दिस पार्ट अराउंड कि अभी हमारे पास टाइम भी है और उसके लिए हम थोड़ा समय भी उस हिसाब से प्लान करेंगे, राइट। तो पहले तो मैराथन की कहानी आपको क्लियर हो जानी चाहिए। खैर मैराथन की कहानी तो क्लियर हो जानी चाहिए। अब ये 6 सब्जेक्ट है, ये 6 सब्जेक्ट को कहाँ से शुरू करें, राइट। अब बहुत बार कैंडिडेट इसके अंदर गलती कर देते हैं। गलती किस बात की कर देते हैं, वो छठे सब्जेक्ट के अंदर से एक ऐसा सब्जेक्ट उठाएंगे जो पहले दिन पढ़ते पढ़ते उनको नींद आ जाएगी, राइट। अब से फॉर एग्जांपल यू स्टार्ट ऑफ विथ एंशिएंट इंडिया। अगर आप सेल्फ रीडिंग कर रहे हो तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि भाई आप एंशिएंट इंडिया से शुरू ना करें। क्यों? क्योंकि एंशिएंट इंडिया सेल्फ रीडिंग कैंडिडेट्स के लिए बहुत टफ हो जाता है, कठिन हो जाता है, क्योंकि डायनेस्टीज की क्लैरिटी नहीं होती, कौन सा राजा कब आया, टाइमलाइन का आपका अप्रोच नहीं होता। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप मॉडर्न हिस्ट्री पढ़िए। क्यों? मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि पॉपकॉर्न खाते खाते कोई फिल्म देख रहे हैं ना, वैसा अनुभव होगा। वैसा क्यों होगा, उसके पीछे का कारण मैं आपको बता रहा हूँ। आधुनिक भारत के साथ आप कहीं ना कहीं रेलेवेंसी जोड़ पाओगे अपनी तैयारी को, सब्जेक्ट को, या कहीं ना कहीं आपने कैरेक्टरिस्टिक्स को या लीडर्स के बारे में जाना होगा। आप गांधी जी, भगत सिंह, जितने भी हमारे नेशनल मूवमेंट के लीडर्स हैं, उन सबसे परिचित भी रहे होंगे। यू माइट हैव हर्ड देयर नेम्स, यू माइट हैव listen to their stories around, you might have seen them in the movies, photographs, posters। तो क्या होता है कि सब्जेक्ट से आपका थोड़ा जो विषय है, जो रुचि है, वो थोड़ी बढ़नी शुरू हो जाएगी। वरना तो क्या होगा कि आप शुरुआत में ही इन द वेरी फर्स्ट इंस्टेंस अराउंड सर, ठीक है ना, आप कंफ्यूजिंग जोन के अंदर रहोगे। और वो कंफ्यूजिंग जोन के अंदर रहना मैं नहीं सजेस्ट करूंगा कि आप उस हिसाब से करिए सर, ठीक है। तो फॉर द वेरी फर्स्ट थिंग अराउंड आपको कैसे शुरू करना है, तो देखिए दोस्तों, मैं प्रायोरिटी देता हूँ सामान्यतः जितने भी नए स्टूडेंट हैं, खास करके उन सब के कंटेक्स्ट में उनको तो मैं यही सजेस्ट करता हूँ कि यू स्टार्ट ऑफ विथ मॉडर्न हिस्ट्री सर, ठीक है ना। अब आप पूछोगे कि मॉडर्न हिस्ट्री से क्यों शुरू करना चाहिए, तो उसके पीछे का कारण बता देता हूँ। एक तो रेलेवेंस है, मैंने बताया गांधी जी के बारे में आप पढ़ोगे, उनके थिंकिंग, उनके थॉट प्रोसेस के अंदर, तो आपको क्लैरिटी रहेगी। मॉडर्न सबसे पहले शुरू करो, उसके बाद देन यू स्टार्ट ऑफ विथ एंशिएंट एंड मिडिवल इंडिया। मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये आपका फाउंडेशन और मजबूत करेगा। एंड देन यू डू समथिंग कॉल्ड एज आर्ट एंड कल्चर। आप इतना करोगे तो आपने प्रीलिम्स और मेंस का एक मेजर चंक ऑफ पोर्शन खत्म कर दिया, क्योंकि यहाँ से आपके प्रीलिम्स और मेंस के अंदर स्पेसिफिक सवाल आते ही है। प्रीलिम्स के अंदर एमसीक्यू बेस में आएंगे, मेंस के अंदर हमें पता चलता है कि जो सब्जेक्टिव बेसिस है, आंसर राइटिंग के बेसिस है, उसके ऊपर से आते हैं। इसके सिवाय अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो वर्ल्ड हिस्ट्री और पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया के अंदर भी आपको सवाल आते हैं। ये मेन सेंट्रिक है, इसको अभी टाइम बीइंग पहले सब्जेक्ट की अंडरस्टैंडिंग करोगे तो ज़्यादा ठीक रहेगा। इंटरेस्टिंगली एंशिएंट और मिडिवल इंडिया जब आप पढ़ोगे उसके बाद ही मैं सजेस्ट करूंगा कि अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो आर्ट एंड कल्चर को उठाना। क्यों? क्योंकि आर्ट एंड कल्चर इज अ सबसेट, राइट। आर्किटेक्चर मेड बाय अ पर्टिकुलर रूलर और अ पर्टिकुलर डायनेस्टी विल बी रिफ्लेक्टिंग द पॉलिटिकल कंडीशंस, राइट, द ज्योग्राफिकल एम्पायर दैट द रूलर इज मेकिंग। अशोक के एडिक्स क्यों अमुक जगह के ऊपर, यू फाइंड एट अ पर्टिकुलर लोकेशन, उसके पीछे का कारण है उसकी पॉलिटिकल एम्पायर। जो साम्राज्य अशोक के द्वारा बनता है वो सीधा सीधा उस पॉइंट के साथ आपको रेलेवेंट देखने को मिलता रहेगा। कहने की बात मेरी ये है कि आप जब भी पढ़ोगे आपको ये ध्यान रखना है, आप विल सी कि इस सीक्वेंस को फॉलो करेंगे, राइट। तो ऑल दोज कैंडिडेट्स हु आर द स्टार्टिंग ऑफ, यू स्टार्ट ऑफ विथ मॉडर्न हिस्ट्री। खैर अब मुद्दे की बात यह है कि ये सीक्वेंस है, आप इसको फॉलो करिएगा, आपके लिए बड़ा फायदे में रहेगा। यहाँ से ही दूसरा सवाल निकल के आता है कैंडिडेट्स के लिए, और वो है $1 मिलियन क्वेश्चन कि सर कौन सी बुक पढ़े हम, है ना, विच बुक वी शुड रीड। क्योंकि यहाँ बाजार के अंदर देखने की कोशिश करेंगे तो आपको हज़ारों किताबें मिल जाएगी। यूपीएससी सीएससी को लेके बहुत सारे पब्लिशर्स ने भी अपनी किताबें पब्लिश की है, बहुत सारे नोट्स मटेरियल अवेलेबल है, कौन सी किताबों को पढ़ना चाहिए। अब देखिए, किताबों पढ़ने का जो अप्रोच है या बुक्स पढ़ने का अप्रोच है, उसके कंटेक्स्ट में मैं कैंडिडेट्स के साथ बताऊंगा कि आप जब नए नए कैंडिडेट के रूप में जब तैयारी को शुरू करते हो तो ये वैसी परिस्थिति होती है कि जब हॉस्टल में रहने वाला कोई विद्यार्थी जो है
अनलिमिटेड बफेट वाले जो खाने की रेस्टोरेंट होती है वहाँ पे अपना एंट्री करता है। अनलिमिटेड बफेट वाले रेस्टोरेंट्स की खासियत क्या होती है कि ईट ऑल यू कैन टेक, मतलब वॉट एवर यू कैन टेक इन योर डिश, आप वहाँ से जो भी खाना है खा सकते हो। आपने अपनी प्लेट्स के अंदर बहुत सारी वस्तुएं यहाँ पे सजाने की कोशिश की, जैसे ये हमारा कैंडिडेट है, इसने बहुत सारी वस्तुओं को प्लेट्स के अंदर सजा के रखा है। आखिर में ये किसी को भी न्याय नहीं दे पाए। न्याय नहीं देने का मतलब है ये स्टार्टर भी नहीं खा पाए, ये ना ही ढंग का मसाला खा पाए विलसी की, या मतलब जो करी है वो खा पाए, ना बिरयानी राइस खा पाए, ना ही डेजर्ट खा पाए। क्यों? क्योंकि सबकी खिचड़ी हो गई तो मज़ा नहीं आया, पैसा वेस्ट हो गया। वही कहानी आपको यहाँ यूपीएससी सीएससी के अंदर भी मिलेगी। क्यों? क्योंकि एक ही सब्जेक्ट, जैसे मॉडर्न हिस्ट्री देखोगे तो आपको 4 पब्लिशर की, 4 ऑथर की बुक्स मिलेगी। एंशियंट हिस्ट्री आप सर्च करने की कोशिश करोगे, आप किसी का वीडियो देखने की कोशिश करोगे तो आपको वहाँ पे भी 4 5 10 किताबें देखने को मिल जाएगी। मिडिवल हिस्ट्री के अंदर तो बेटा आप कितना कर पाओगे, है ना? और सबका सब इकट्ठा कर दोगे तो ये वही बात होगी कि आपने अनलिमिटेड फूड वाले कंसेप्ट में अपने बहुत सारे रिसोर्सेज स्पेंड कर दिए, बट यू हैव नॉट एबल टू जस्टिफाई सर। ठीक है, आप उसको जस्टिफाई नहीं कर पाओगे, राइट? आप कंज्यूम ही नहीं कर पाओगे। तो बुक्स को आपको नैरो डाउन करना है। देखो 6 सब्जेक्ट है तो 6 सब्जेक्ट की मिनिमम 6 से 8 किताबें तो आपको होगी ही। आप ये तो मत सोचिएगा कि मैं 10-10 पेज की कोई नोट्स और मटेरियल पढ़ के चला जाऊंगा, राइट? आपको हमेशा से ये याद रखना है कि आप फाउंडेशन से शुरू करोगे, और मैं फाउंडेशन के बच्चों के लिए खास करके मैं सजेस्ट करता हूँ कि यू स्टार्टअप विथ एनसीईआरटीज अराउंड, राइट? अब आप पूछोगे कि सर एनसीईआरटी में भी बहुत सारा वेरिएशन है। एक एनसीईआरटी के अंदर डिबेट चलती रहती है भारत के जो तैयारी है उसके अंदर, कि सर ओल्ड एनसीईआरटी की तैयारी करें या न्यू एनसीईआरटी की तैयारी करें, क्योंकि इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंडियन हिस्ट्री देयर इज़ अ ह्यूज डिबेट। इनफैक्ट जो टॉपर्स है वो भी सजेस्ट करते रहते हैं कि ओल्ड पढ़े या न्यू पढ़े। तो मैं आप सबके लिए सजेशन इसके लिए ही दे रहा हूँ सर, ठीक है? आप एनसीईआरटी से शुरू करिए। एनसीईआरटी आर जेम ऑफ अ बुक। इनफैक्ट स्टैंडर्ड 6, 7, 8 की जो किताब है उसमें एंशियंट मिडिवल कवर होता है, और स्टैंडर्ड 12th की थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 उसमें एंशियंट मिडिवल मॉडर्न भी होता है। खैर उसमें जो 3rd पार्ट है जो मॉडर्न हिस्ट्री के साथ जुड़ा हुआ है उसको नहीं पढ़ोगे तो भी चलेगा। अब आप मुझे पूछोगे कि क्या करना चाहिए उसके लिए, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप एनसीईआरटी शुरू करिए और टॉपिक वाइज और थीम वाइज कनेक्ट करने की कोशिश करिए। इनफैक्ट एनसीईआरटी में भी अब 2-3 वॉल्यूम्स आ गए हैं। स्टैंडर्ड 6, 7, 8 की ही अगर आप एनसीईआरटी उठा के देखोगे तो 2025 में लेटेस्ट में हमें पता चलता है कि एक पूरी की पूरी सीरीज या नई अपडेटेड एनसीईआरटी आई है जिसका नाम है एक्सप्लोरिंग सोसाइटी इंडिया एंड बियॉन्ड सर, ठीक है? एक्सप्लोरिंग सोसाइटी इंडिया एंड बियॉन्ड में एनसीईआरटी है जो हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी सबका इकट्ठा करके यूपीएससी ने मतलब एनसीईआरटी वालों ने पब्लिश करना शुरू किया। उसमें हिस्ट्री के हर एक एनसीईआरटी में चैप्टर्स दिए गए, क्रोनोलॉजिकली है, बहुत अच्छे से दी गई है। इंटरेस्टिंगली वहाँ से आपको सवाल आए हुए हैं। इनफैक्ट अवर पास्ट 1, अवर पास्ट 2, अवर पास्ट 3 जो स्टैंडर्ड 6, 7, 8 की एंशियंट मिडिवल की बुक्स है आप उसको भी रेकमेंड कर सकते हो। यू कैन ऑल्सो रीड थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट 1 एंड 2। अब आप पूछोगे कि सर इतनी एनसीईआरटी से हो जाएगा? तो देखो ये तो फाउंडेशन के लिए है, ये बेसिक्स के लिए है, ये समझने के लिए है। इंटरेस्टिंगली से फॉर एग्जांपल यू रीड समथिंग कॉल्ड एज इंडस वैली सिविलाइजेशन। आप इंडस वैली सिविलाइजेशन स्टैंडर्ड 6 की एनसीईआरटी में भी पढ़ोगे, है ना? सिंधु घाटी सभ्यता अर्बनाइजेशन के साथ जुड़ी हुई है, और स्टैंडर्ड 12th की एनसीईआरटी के साथ भी पढ़ोगे। तो आपको उन दोनों को इकट्ठा करके वी विल सी कि एक ही टॉपिक को, है ना, सिंगल टॉपिक है इंडस सिविलाइजेशन, 2 अलग अलग किताबों में है, आप इंडेक्स उठाओगे आपको तुरंत क्लैरिटी आएगी। तो आपको लेवल वाइज आगे नहीं बढ़ना है, आपको टॉपिक वाइज आगे बढ़ना है। लेवल और टॉपिक वाइज का मतलब समझ में आ रहा है सर, ठीक है? देखिए नॉर्मली क्या करते हैं लोग, 6th की एनसीईआरटी पहले खत्म करते हैं। अरे 6th की एनसीईआरटी मतलब वो तो आधे दिन का खेल है आप सबके लिए। आप ऑलरेडी ग्रेजुएशन में होंगे या जॉब के साथ तैयारी कर रहे होंगे, तो आपको उतना लोड नहीं लेना है। आपको क्या करना है, टॉपिक वाइज करना है। जैसे वैदिक पीरियड जितनी भी एनसीईआरटी में पूछा गया हो उसको एक साथ आपको कर देना है, राइट? तो उससे अंदर क्या होगा कि आपका लेवल अप होता रहेगा। तो 6ठी की क्लास के अंदर भी वैदिक पीरियड होगा, 7वीं की क्लास में भी वैदिक पीरियड होगा, 8वीं में भी होगा। चलो हम मान लेते हैं ये जो नई एनसीईआरटी आई है एक्सप्लोरिंग इंडिया सोसाइटी एंड बियॉन्ड की, तो 2025 वाले से आप पढ़ना शुरू करिएगा, क्योंकि विल सी की एनसीईआरटी ने डिसकंटिन्यू की है पुरानी सीरीज वाली, ये जो अवर पास्ट वाली है। अगर वो अवेलेबल है तो वो करिए, ये एक्सप्लोरिंग इंडिया सोसाइटी एंड बियॉन्ड कर दीजिए। अब एनसीईआरटी के चैप्टर्स को कैसे लिंकअप करना है उसके ऊपर आगे चर्चा करेंगे, पर ये तो फाउंडेशन हो गया। अब आप तो खुश हो जाओगे, है ना? एक गोलू विद्यार्थी खुश हो जाएगा। पर मैंने आपको दोस्तों पहले भी बताया कि यूपीएससी की तैयारी कैसी है, मैराथन जैसी है।
अब मैराथन में जब इनिशियली आप स्टार्टअप एनसीईआरटी से लेते हो, उसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे ही आपकी शुरुआत है और बढ़िया हो गया है। इनफैक्ट इसके बाद आपको जाना पड़ेगा रेफरेंस बुक्स के अंदर, रेफरेंस के सोर्सेज के अंदर। अब आप पूछोगे कौन से रेफरेंस सोर्सेज है। अब एनसीईआरटी तो बेसिकली फाउंडेशन के अंदर है। एनसीईआरटी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि ये जितनी भी एनसीईआरटी है ये थीमेटिकली लिखी गई है। थीमेटिकली लिखने का मतलब ये है कि एनसीईआरटी के अंदर क्रोनोलॉजिकली चैप्टर बाय चैप्टर में आपको ये एग्जैक्टली टाइम फ्रेम के साथ जो डिवीजन है वो बहुत बार नहीं मिलता है, क्योंकि वो थीम आधारित है ना, विषय आधारित लिखी गई है रेदर देन राजा आधारित, डायनेस्टी आधारित। तो आपको उसके लिए क्रोनोलॉजी क्लियर हो जानी चाहिए, फाउंडेशन अच्छे से होना चाहिए। एंशियंट मिडिवल के लिए तमिलनाडु बोर्ड की बुक्स अवेलेबल है, तमिलनाडु बोर्ड की बुक्स अवेलेबल है जिसको आप रीड कर सकते हो। ये ऑनलाइन भी अवेलेबल है। इनफैक्ट तमिलनाडु बोर्ड की जो बुक्स है वो मैंने यहाँ पे करवाई भी हुई है ऑन दिस चैनल एज वेल सर, ठीक है ना, आप उसको रीड कर सकते हैं। खैर, एक तो ये है। दूसरा, एंशियंट मिडिवल में बहुत बार कैंडिडेट्स को ये क्वेरी होती है कि सर हम उपिंदर सिंह पढ़े कि ना पढ़े। अब देखिए, ये जो क्वेरी है उसके पीछे का कारण मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि बहुत लोगों ने हवाबाजी की है। उपिंदर सिंह जो बुक है वो तकरीबन 1000-1200 पेज की बुक है। उपिंदर सिंह दिल्ली यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर रही है और अभी अशोका यूनिवर्सिटी में पढ़ाती है। बट दिक्कत ये है कि ये ऑप्शनल की किताब है। ऑप्शनल के विद्यार्थियों के लिए भी बहुत टफ हो जाता है उपिंदर सिंह के अंदर से चीज़ों को पढ़ना और समझना, खास करके अगर आप सेल्फ रीडिंग कर रहे हो, फर्स्ट टाइम सेल्फ स्टडी कर रहे हो, तो आई विल नॉट रिकमेंड इट आउट सर, ठीक है। अब आपको कोई कहेगा कि सर उसमें से सवाल आता है, तो देखो हिस्ट्री के अंदर अगर 16 सवाल आ रहे हैं तो आप 12-13 सवाल टिक करोगे, इट विल बी मोर देन इनफ अराउंड, राइट। हमें एग्जाम पास करनी है। मुख्य परीक्षा के अंदर अगर आंसर लिखने के काबिल हो जाते हैं तो इट इज़ मोर देन इनफ, हमारी स्ट्रेटजी परफेक्ट है, राइट। तो एंशिएंट में इसको मत करिए, आई वुड सजेस्ट डोंट डू दिस पार्ट अराउंड, क्योंकि इसमें आपकी टाइम एनर्जी ज़्यादा चली जाएगी। मेन तो यही दिक्कत है। वही कहानी आपकी आर्ट एंड कल्चर में भी है। अब आर्ट एंड कल्चर के अंदर भी नितिन सिंघानिया को बहुत प्रमोट किया जाता है बाय द टॉपर्स, बाय द एस्पिरेंट्स अराउंड सर, ठीक है। बट मैं फिर से वही सजेस्ट करूंगा कि नितिन सिंघानिया साहब की किताब अच्छी है, पर उसमें भी फाइन आर्ट्स की एनसीईआरटी आप करके जाओ तो वो आपको ज़्यादा लाभ देगा। या सिंघानिया साहब की बुक अगर आपको पढ़नी हो तो आप उनको सिलेक्टिवली पढ़िए। सिलेक्टिवली कैसे पढ़ोगे, तो उसके जैसे आर्किटेक्चर के टॉपिक्स है, पेंटिंग्स के जो टॉपिक है, भक्ति सूफी मूवमेंट के जो टॉपिक है, जहाँ से सवाल निकल के आते हैं उसी टॉपिक्स के ऊपर आप अपनी एनर्जी को फोकस करिएगा। वही कहानी प्राइवेट पब्लिकेशंस की बुक के ऊपर है, जैसे आर.एस. शर्मा है, सतीश चंद्रा साहब की किताबें हैं, तो वो आपका बेस बनाएगी। देखिए एनसीईआरटी आपका बेस बनाती है, पर एनसीईआरटी से सवाल नहीं आते हैं। मेरे को एक बार एक कैंडिडेट ने पूछा था कि सर मैंने सब एनसीईआरटीज कर दी, मैं अब यूपीएससी के अंदर कोई और किताबें नहीं पढ़ूंगा तो चलेगा कि नहीं चलेगा। मैंने बताया कि बेटा मेरे को ये आंसर का, आप ये सवाल का जवाब दीजिए, क्योंकि ये सवाल का जवाब आपको कोई एनसीईआरटी के अंदर सीधा सीधा नहीं मिलता है। ये 2024 के प्रीलिम्स के अंदर पूछा गया था कि संघभूति एक बुद्धिस्ट मॉन्क हुआ करते थे जो यहाँ से चीन गए थे, ही हैड गॉन टू चाइना। उन्होंने कौन सी किताब लिखी थी इसमें से? पारामिता सूत्र, विशुद्धि मार्ग, सर्वस्तिवाद विनय, ललित विस्तारा। अब आप मुझे कहोगे कि सर ये एनसीईआरटी के अंदर कहीं पे दिया हुआ है, ये सवाल तो नहीं दिया हुआ है। वास्तविकता यही है, हार्श रियलिटी ये है, आपको एडवांस लेवल की किताबें पढ़नी पड़ेगी। तो आप पहले एनसीईआरटी को ख़त्म करिए टॉपिक वाइज सर, ठीक है, एंड देन यू जंप टू आर.एस. शर्मा एंड सतीश चंद्रा साहब। इन दोनों की एंशिएंट और मिडिवल की बुक्स अवेलेबल है। आर.एस. शर्मा फॉर एंशिएंट इंडिया, सतीश चंद्रा फॉर मिडिवल इंडिया सर, ठीक है ना, दैट विल बी मोर देन इनफ। ये नहीं पढ़नी है तो आइदर और केस के अंदर, मैं फिर से कह रहा हूँ, आइदर और केस के अंदर आप यहाँ पे तमिलनाडु बोर्ड को भी पढ़ सकते हो, कोई चिंता नहीं है। तमिलनाडु बोर्ड की बुक क्रोनोलॉजिकली दी गई है, ये स्टैंडर्ड 11th की तमिलनाडु बोर्ड की बुक अवेलेबल मिल जाएगी, और उसमें एंशियंट और मिडिवल दोनों का दोनों कवर होता है। So both the subject ancient and medievals both are covered into Tamil Nadu standard 11 सर, ठीक है। इट इज़ इक्विवेलेंट टू आर.एस. शर्मा एंड सतीश चंद्र, है ना। तो आर.एस. शर्मा और सतीश चंद्र साहब की बुक अगर आप नहीं पढ़ी है, आपको इनसिक्योरिटी हो रही है कि यार मेरा क्या होगा, मैं छूट जाएगा, ये होगा वो होगा, कोई दिक्कत नहीं है सर, ठीक है, आप आराम से कर सकते हो। इंटरेस्टिंगली जो ऐसे सवाल है ना जिनको डर है कि सर ऐसे सवाल तो कहीं तमिलनाडु बोर्ड में भी अवेलेबल नहीं है, अब इनका क्या करेंगे, तो देखिए उन सब का भी सॉल्यूशन है। क्या सॉल्यूशन है कि ये सब सवालों के ऊपर मैंने यूट्यूब के ऊपर ऑलरेडी सीरीज़ करवाई हुई है। तो अगर आप यूट्यूब के ऊपर इसी चैनल के ऊपर अनस्टॉपेबल अनअकैडमी के ऊपर जाओगे तो मैंने इंपॉर्टेंट ऑथर्स और बुक लिस्ट के ऊपर से ये पूरा टॉपिक कराया हुआ है, पर मैं आपको अभी सजेस्ट नहीं करता हूँ, इसको बाद में करिएगा, जस्ट आपका सब्जेक्ट के ऊपर अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगा तब सर, ठीक है।
तो होपफुली बुक लिस्ट आपको क्लियर हो गई है, बुक लिस्ट आपको क्लियर हो गई है कि एंशियंट मिडीवल मॉडर्न के कंटेक्स्ट में आपको क्या करना है, राइट। एंशियंट मिडीवल के कंटेक्स्ट में और आर्ट एंड कल्चर के कंटेक्स्ट में। अब सवाल यहाँ से ये भी निकल के आता है कि आर्ट एंड कल्चर में सिंघानिया से आपको सिलेक्टिव पढ़ना है। सिलेक्टिव क्यों पढ़ना है? क्योंकि पूरा पढ़ने की कोशिश करोगे तो कॉस्ट बेनिफिट अच्छा नहीं है। इसके सिवाय अगर आपको मॉडर्न हिस्ट्री पढ़नी हो तो मॉडर्न हिस्ट्री के लिए आई वुड सजेस्ट आप स्पेक्ट्रम की बुक पढ़ लीजिए सर, ठीक है, क्योंकि स्पेक्ट्रम की बुक में ज़्यादातर अवेलेबल है प्राइवेट पब्लिकेशन के रूप में, टाटा की है, स्पेक्ट्रम की है। इनफैक्ट अगर आप अनअकैडमी के ऊपर तैयारी कर रहे हो तो आपको मेरी नोट्स भी अवेलेबल मिलेगी, जो मैं कॉम्प्रिहेंसिवली मॉडर्न हिस्ट्री के सापेक्ष में मैंने बनाई हुई है। तो मोटे मोटे तौर के ऊपर बुक लिस्ट की आपको क्लैरिटी क्लियर हो जानी चाहिए। ये मेरी तमिलनाडु बोर्ड की पूरी सीरीज़ है जो हमने यूट्यूब के ऊपर कराई थी। आप खाली सर्च करिएगा TN बोर्ड हिस्ट्री बाय प्रतीक नायक, तमिलनाडु बोर्ड हिस्ट्री बाय प्रतीक नायक, यू विल गेट ऑल द डिटेल्स अबाउट द सब्जेक्ट एंड ऑल्सो द क्रोनोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग, है ना। तो आपकी फाउंडेशन की तैयारी है वो यहाँ से ही शुरू हो जाएगी। खैर, इसके सिवाय मुद्दे की बात यहाँ पे ये नहीं है। इनफैक्ट फाउंडेशन के बाद अब आगे की कहानी क्या है? तो जब कैंडिडेट बुक लिस्ट से जब आगे चलता है, सोर्सेज को पकड़ने की शुरुआत करता है, तो कैंडिडेट को, एस्पिरेंट को लगता है कि मैं एक ही दिन में हिस्ट्री खत्म कर दूंगा, 1 महीने के अंदर हिस्ट्री खत्म कर दूंगा। तो देखिए, यूपीएससी की तैयारी है ना जिम जाने की या वेट लिफ्टिंग के जैसी है। जब पहले दिन आप जिम जाते हो, वेट लिफ्टिंग करने की कोशिश करोगे, कंपटीशन में पार्ट लिखने की कोशिश करोगे, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि रातों रात आप, है ना, 100 किलो का डेडलिफ्ट मार दोगे, राइट, 200 किलो का डेडलिफ्ट मार दोगे, राइट। आप बाइसेप्स करोगे, वो भी ग्रेजुअल करोगे। ये कैंडिडेट की हालत क्या हुई है देखिए सर, ठीक है ना, क्योंकि इन्होंने ज़रूरत से ज़्यादा वजन उचक लिया। यूपीएससी सीएससी के कैंडिडेट भी यही करते हैं, राइट। दे कैरी टू मच वेट एंड बैगेज वंस दे स्टार्ट द प्रिपरेशन एंड दे फील दैट कि भाई हम सीधा सीधा वी विल सी की तैयारी को पुश कर देंगे। नहीं, देखो, एक बार बुक लिस्ट आपकी निर्धारित हो जाती है, उसके बाद आप फाउंडेशन बनाने की शुरुआत करिए। और फाउंडेशन में आपको मेजर जो चीज़ फोकस करनी है वो है नोट्स और लिंकेजेस को इकट्ठा करना, यानी कि नोट्स भी साथों साथ बनाते रहना है और लिंकेजेस, टॉपिक को लिंक करना है। तीसरा, पैरेलली आप प्रैक्टिस शुरू करोगे, प्रैक्टिस एमसीक्यूज़ की, और मैं थोड़ा बहुत आपको सजेस्ट करूंगा पीवाईक्यूज़ की। कैसे, अभी आपको थोड़ी देर के बाद बताता हूँ। और चौथा है रिवीजन, टाइमली रिवीजन आपका होना चाहिए। इनफैक्ट ये मंथली, वीकली और आपका जो जो क्वार्टरली शेड्यूल है उस हिसाब से आप इसको प्लान करोगे। फाउंडेशन क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि फाउंडेशन ढंग का नहीं बनाया तो ऐसी स्थिति हो जाएगी। देखो, पत्तों से बना हुआ महल आप कितना भी बड़ा बना लो, आखिर का पत्ते का ही बना हुआ है। और एक पत्ता उसकी नीचे से हटा दिया, यू टेक अ डेक ऑफ कार्ड्स एंड यू क्रिएट अ पैलेस और अ फोर्ट आउट ऑफ इट, बट बिकॉज इट इज़ क्रिएटेड इन अ वेरी स्मॉल फाउंडेशन और वेरी वीक फाउंडेशन, आपने एक पत्ता वहां से हटा दिया, सीधा नीचे गिर जाओगे ऑन द मुंह। यूपीएससी सीएससी की तैयारी में भी कैंडिडेट जल्दबाजी करते हैं, खास करके हिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट के लिए। वो सोचते हैं कि भाई मैं फाउंडेशन को, वी विल सी की, है ना, एक तरह से 1.5 महीने का टाइम गैप है, उसमें एक बार पढ़ के दे दूंगा। भाई नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। हिस्ट्री 6 सब्जेक्ट है मैंने बताया, और उसकी सीक्वेंस आपको करनी है, सीक्वेंस के साथ लिंकेजेस एस्टैब्लिश करनी पड़ेगी, तब जाके आपकी तैयारी होगी, राइट। तो फाउंडेशन के ऊपर टाइम दीजिएगा और टाइम ठीक ठाक दीजिएगा। अब यहाँ से ही सवाल ये आता है कि सर मेरे पास तो 1 ही साल का टाइम है, 1.5 साल का टाइम है, सर 6 महीने का टाइम है। अलग अलग एस्पिरेंट है, कोई कॉलेज स्टूडेंट है, कोई जॉब गोअर है, कोई फुल टाइम एस्पिरेंट है। अब उन सब के लिए ये टाइम मैनेजमेंट है, राइट। तो आपको एक बैर मिनिमम टाइम तो सब्जेक्ट को देना ही पड़ेगा। अब आप में से बहुत विद्यार्थी ये सोचेंगे और ये कहेंगे कि सर हिस्ट्री को तो मैं 1 महीने के ज़्यादा टाइम नहीं दे सकता। तो भाई तू कोई और सब्जेक्ट के ऊपर 1 महीने का डेडलाइन रख सकता है, हिस्ट्री में ये जल्दबाजी मत करना। क्यों? क्योंकि हिस्ट्री के अंदर नहीं आता। आपका जीएस पेपर 2 आईआर का बैकग्राउंड बनाता है, जीएस पेपर 4 एथिक्स में इंडिविजुअल्स और पर्सनैलिटीज़ के जो थॉट थिंकर्स के जो टॉपिक है वहाँ पे हेल्प करेगा, और हिस्ट्री विल ऑल्सो हेल्प यू अराउंड इवन इन दी एसे जो निबंध के पेपर में आता है। तो टाइम फाउंडेशन का लगेगा आपको। अब कितना टाइम लगेगा, इट डिपेंड्स ऑन योर ग्रास्पिंग पावर, योर मेमोराइजेशन पावर, योर स्किल सेट एंड मेनी अदर थिंग्स जो आपको ध्यान में रखनी है। हिस्ट्री को लेके बहुत सारे मिथ है। जैसे मिथ नंबर 1 मैंने आपको बताने की कोशिश की कि आप में से बहुत सारे गोलू बच्चे ने ये सोच लिया होगा कि भाई देखो यूपीएससी ने तो सवाल पूछा ही नहीं है, और यूपीएससी ने तो इनफैक्ट 2025 में भी मिडीवल इंडिया के अंदर सवाल ही नहीं पूछा।
क्या कहा कि भाई 0 क्वेश्चन इन द प्रीलिम्स, और इसी के ऊपर से आपने मिथ भी बना लिया। मिथ क्या बनाया भाई, देखो यहाँ पे तो हम लोग को क्लैरिटी है, भैया और दीदी ने भी, टॉपर ने भी अपने वीडियो के अंदर कह दिया है कि मिडिवल इंडिया स्किप कर दो, वहाँ पे कौन फोकस करेंगे, इससे अच्छा मॉडर्न के ऊपर करो, एंशियंट के ऊपर करो। देखो यूपीएससी ने खेला कर दिया। खेला क्या किया पता है, इन द ईयर 2025 ओनली, 2025 की मुख्य परीक्षा के अंदर यूपीएससी ने सवाल पूछा। क्या पूछा, एग्जामिन द मेन एस्पेक्ट्स ऑफ अकबर्स रिलीजियस सिंक्रेटिज्म, अकबर की धार्मिक समन्वयता के प्रमुख पहलुओं का परीक्षण कीजिए। दिस वाज द क्वेश्चन विच वाज आस्क्ड इन 2025। इंटरेस्टिंगली मुख्य परीक्षा के अंदर पूछता है दिल्ली सल्तनत में कौन से टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आए थे और उसने सोसाइटी को और इकोनॉमी के ऊपर कैसे अफेक्ट किया था, उसकी चर्चा कीजिए। अब ये ऐसे टॉपिक्स है जो एनालिटिकल टॉपिक्स के रूप में मिलते हैं मिडिवल इंडिया से, और दिक्कत ये होती है कि कैंडिडेट ने शायद पीटी पास भी कर दिया होगा, पर मुख्य परीक्षा में जब 15 मार्क के 20 मार्क के मिडिवल इंडिया के सवाल देखता है ना, तो हक्का पक्का हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसके लिए इजी मार्क्स है वो चले जाते हैं। तो कभी भी कोई भी एरिया, कोई भी रीजन हिस्ट्री के अंदर छोड़ के मत जाना। देखिए वो कोइंसिडेंट हो सकता है, अगर कोई टॉपर कहता है कि भाई देखो मेरे समय पे हिस्ट्री का सवाल नहीं आया था ये टॉपिक से, अरे भाई वो तो यूपीएससी है, ऐसे तो एनवायरनमेंट में भी होता है, ऐसा तो पॉलिटी में भी होता है, ऐसे तो इकोनॉमी में होता है, ऐसा ज्योग्राफी के अंदर भी होता है, ऐसा साइंस एंड टेक में भी होता है। तो देर आर सर्टेन एरियाज जहाँ से यूपीएससी पूछता है, देर आर सर्टेन एरियाज जहाँ से नहीं पूछता। नहीं पूछता उसका मतलब ये नहीं कि हमें तैयारी नहीं करनी है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द टू अराउंड, राइट। इन दोनों के बीच में फर्क है। एक है कि यूपीएससी नहीं पूछता, अरे भाई नहीं पूछता उसका मतलब ये थोड़ी कि मैं नहीं करूंगा, तैयारी तो मुझे सबकी करनी पड़ेगी। प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट एंड होप फॉर द बेस्ट अराउंड, राइट। हमें खराब से खराब परिस्थिति के लिए तैयारी तो करनी ही पड़ेगी और होप फॉर द बेस्ट अराउंड। इनफैक्ट मिडिवल इंडिया से देखो 2021 में सवाल आया था, ये सूबा परगना और सरकार को हायरार्की के अंदर सेटअप करिए, मुगल एडमिनिस्ट्रेशन से सवाल आया, राइट। या आपको पॉलिटिकल हिस्ट्री से सवाल आया कंटेम्प्रेरी पीरियड में कि चंगेज खान ने भारत में कब इन्वेजन किया, वास्को डी गामा इंडिया में आया तो विजयनगर डायनेस्टी में राजा कौन हुआ करता था, इस तरह के सवाल आए हैं। मोहम्मद बिन तुगलक के समय पे तैमूर का आक्रमण हुआ। अगर आप ये हिस्ट्री को देखोगे तो 400 साल के इतिहास को एक बार इकट्ठा करके उसने मिडिवल इंडिया के अंदर पूछा है। मिडिवल इंडिया करने भी पड़ेगा और उसको क्रोनोलॉजी करना पड़ेगा। फिर से मैं सजेस्ट करता हूँ कि अगर आपको क्रोनोलॉजिकली पढ़ना है, तमिलनाडु बोर्ड के अंदर पूरा का पूरा एंशिएंट मिडिवल मैंने कराया हुआ है, प्लीज़ गो थ्रू दिस, इसी चैनल के ऊपर आपको मिल जाएगा, लेट्स क्रैक के ऊपर, और इसके अंदर से आपको मिलेगा। खैर, तो मुद्दे की बात वो नहीं है, मुद्दे की बात ये है कि आपको फाउंडेशन अच्छे से करना है मिडिवल इंडिया के अंदर, राइट। दूसरा, बहुत लोगों को ये प्रॉब्लम है कि भाई हम एंशिएंट और मिडिवल बहुत ही वास्ट है ना, उसको बहुत ही वास्ट है एंड वी विल सी कि उसको कवर करने के लिए टाइम लगेगा कि नहीं लगेगा, उसके लिए एक डिबेट चलती रहती है, और एनसीईआरटीज़ और सिलेक्टिव ऑनलाइन रिसोर्सेज से कर देंगे। देखिए मैं आपको फिर से कह रहा हूँ, जब इस तरह के सवाल आते हैं तो आपको क्लैरिटी हो जानी चाहिए कि दे आर नॉट गिवन, वो आपको अपने दिमाग से सोचना पड़ेगा कि यार मुझे कैसे करना है सर, ठीक है। इसके लिए मैंने मैराथन सीरीज़ भी ली हुई है, एंशिएंट और मिडिवल इंडिया के ऊपर आई हैव टेकन मैराथन सीरीज़, इवन मॉडर्न हिस्ट्री की भी मैराथन सीरीज़ है, पिछले बार की प्रीलिम्स के दौर में मैंने ली थी, आप उसको भी गो थ्रू करिए, उसमें से भी आपको क्लैरिटी होगी। खैर, एक और मिथ है जिसके अंदर से ये है कि आर्ट एंड कल्चर के से स्टैटिक सवाल आते हैं, या आर्ट एंड कल्चर में से जो सवाल आते हैं बड़े थीमेटिक है। इंटरेस्टिंगली यूपीएससी आर्ट एंड कल्चर में से करंट अफेयर्स भी पूछता है। जैसे अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो पूछा गया 2024 की मुख्य परीक्षा मेंस की प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में कि इनमें से कौन सी प्रॉपर्टीज़ को और साइट को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में ऐड किया गया है, और वो भी 2023 में, इन 2023 है ना, लेटेस्ट कौन सा एडिशन था सर, ठीक है। मतलब हिस्ट्री के अंदर भी करंट अफेयर्स आते हैं, इसको मैं कहता हूं करंट अफेयर्स बैकवर्ड लिंकेजेस, राइट। सब्जेक्ट हिस्ट्री ही है पर उसके अंदर करंट अफेयर सेंट्रिक जब सवाल पूछे जाएंगे तो आपको बैकवर्ड लिंकेजेस के उसका आंसर क्लियर हो जाना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चंस वहां से भी बनते रहते हैं, राइट। तो आप ये मिथ्या है कि वे स्टैटिक सवाल आते हैं, मैं एक ही बुक से करके जाऊंगा, नहीं, करंट अफेयर्स के ऊपर भी फोकस करना पड़ेगा, न्यूज़पेपर्स और मैगजीन्स के अंदर से आपका हो जाएगा। इसमें एक दिक्कत वो है एनसीईआरटी, मैंने आपको ऑलरेडी मिथ्या बता दी है, एनसीईआरटी से नहीं होता। देखो 2024 में ये सवाल आया था, 4 साइटें पूछी थी, चारों की स्टेट्स और उसके डिस्क्रिप्शन, चंद्रकेतुगढ़, इनाम गांव, मंडगू,
मंगड़ू और सहीलुंडम एंड सलीहुंडम करके, ये चारों की चारों लगाए पूछी थी। उड़ीसा, महाराष्ट्र, केरला, आंध्र प्रदेश, और फिर उसकी डिस्क्रिप्शन पूछी गई है और इनमें से कौन सी करेक्टली मैच्ड है। अब आप मुझे पूछोगे कि ये कहाँ पे दिया गया है, तो ये कहीं पे नहीं दिया गया है। खैर मेरे मैराथन के अंदर कराया हुआ है, ये जो मैंने हिस्ट्री के अंदर मैराथन कराए थे उसके अंदर से टॉपिक्स कुछ कुछ कराए हुए मैपिंग के रूप में हमेशा से करके जाना है। इसके सिवाय वी विल सी कि वर्ल्ड हिस्ट्री और पोस्ट इंडिपेंडेंस का लोगों को लगता है वेटेज कम है। देखो वर्ल्ड हिस्ट्री और पोस्ट इंडिपेंडेंस का वेटेज कम है, पर हमें वर्ल्ड हिस्ट्री और पोस्ट इंडिपेंडेंस को ऐसे भी याद रखना है कि ये वो टॉपिक है या वो सब्जेक्ट है जो आपको हेल्प करते हैं इन द एसेस, ठीक है। क्यों? क्योंकि आप देखिए कि 2022 में आपको एक निबंध पूछा गया। क्या पूछा गया? कि हिस्ट्री इज अ विक्ट्री ऑफ साइंटिफिक मैन विच इज वॉन ओवर बाय रोमांटिक मैन, सर, ठीक है। या कल्चर इज वॉट वी आर एंड सिविलाइजेशन इज वॉट वी हैव। आप देखिए नियरली ऑल मैन कैन स्टैंड एडवर्सिटी बट टू टेस्ट द करेक्टर गिव हिम पावर, सर, ठीक है। हिस्ट्री के अंदर कितने एग्जाम्पल है, आप देखिए हिटलर एडवर्सिटी में कैसा था और पावर मिलते ही कैसा हो गया, राइट। हिस्ट्री इज अ सीरीज ऑफ साइंटिफिक मैन ओवर विक्ट्री मैन, है ना, विक्ट्री के रूप में, या साइंटिफिक मैन ओवर रोमांटिक मैन की विक्ट्री है। तो वैज्ञानिक अभिगम वालों ने कैसे जो रोमांटिक लोग थे उनको कैसे डिफीट किया है। अब बाबर की संघर्ष को देखिएगा पानीपत की लड़ाई के अंदर। इन द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत वी विल फाइंड कि बाबर जो है वो साइंटिफिक अप्रोच अपनाता है ओवर इब्राहिम लोधी, एंड इब्राहिम लोधी लॉस्ट इट आउट, सर, ठीक है। ऐसे मल्टीपल एग्जाम्पल्स भारतीय इतिहास के अंदर से आपको देखने को मिलते हैं जो क्लियरली दर्शा रहे हैं कि हमें इतिहास को इतिहास के रूप में नहीं देखना चाहिए, वैज्ञानिक अभिगम से, यानी विल सी की साइंटिफिक स्कूल ऑफ थॉट से भी देखना चाहिए। वर्ल्ड हिस्ट्री और पोस्ट इंडिपेंडेंस को अच्छी तरह से करके जाना, क्योंकि ये मिथ्या है कि अगर इसको हम लास्ट में करेंगे वेटेज कम है, भाई नहीं सर, उससे आपकी दूसरे सब्जेक्ट्स की भी क्लैरिटी होगी। खैर इसी के अंदर एक बहुत बड़ी मिथ्या हिस्ट्री के अंदर ये भी चलती रहती है कि हिस्ट्री में एनालिटिकल सवाल आते हैं, भाई फैक्ट नहीं आती, तंबूरा सर, ठीक है, सीधा सीधा फैक्ट पूछता है, राइट। अब ये एनालिसिस और फैक्ट की कहानी क्यों चलती है उसके पीछे का कारण देखिए सर, ओके। यूपीएससी ने यहाँ पे ये सीधा एक सवाल पूछ दिया। क्या पूछा? धन्य कटक करके एक जगह है, वो महासंगिकाओं की सेक्ट के लिए जानी जाती है, वो कहाँ पे लोकेटेड है। अब आप मुझे बताओ कि इसमें कहाँ आपका वो है, क्या कहते हैं, एनालिसिस है। इट इज एकदम फैक्चुअल सवाल है, सीधा सीधा फैक्चुअल सवाल है। नो डाउट एनालिसिस आता है, जैसे ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के ऊपर सवाल पूछा था 2025 की प्रीलिम्स के एग्जाम के अंदर, जहां आपको पूछा गया था कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की क्या फीचर्स रहे हैं, कांग्रेस ने क्या अपनाया था, स्वराज गोल के रूप में अपनाया था कि नहीं अपनाया था। पर इसमें भी फैक्ट और कंसेप्ट का मिक्सचर है, राइट। तो कहने की बात यह है कि हिस्ट्री को लेके बहुत बार कैंडिडेट्स को एक गलतफहमी हो जाती है कि भाई देखो खाली और खाली फैक्ट्स इंपॉर्टेंट नहीं है, डेट्स को याद रखना है, अमुक तारीखों को करके जाओगे, नहीं, पूरा का पूरा डेट्स, प्लेस, लोकेशन, डायनेस्टीज, थीमेटिक वे के अंदर आपको हिस्ट्री को करके जाना है, तो ही आपको फायदा होगा, राइट। तो एक ये भी मिथ के रूप में याद रखना। यही मिथ के अंदर बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम है, वो है PYQ, सर, ठीक है। अब कैंडिडेट्स क्या करते हैं कि भाई मैं सिलेबस खत्म होने के बाद PYQ को खत्म कर या शुरू करूंगा, नहीं, आप PYQ को इमीडिएटली शुरू कर दोगे। इमीडिएट का मतलब यह है कि जैसे ही आपका टॉपिक खत्म होगा उसके साथ आप PYQ देखोगे। इनफैक्ट टॉपिक शुरू करने से पहले भी PYQ देख सकते हो। क्यों मैं बता रहा हूँ? क्योंकि PYQ देखने से आपको ट्रेंड पता चल जाएगा, PYQ देखने से आपको थीम समझ में आ जाएगी कि किस एरिया से सवाल आ रहा है, राइट। वरना तो क्या होगा, जीवन में आपको बहुत लोगों ने ब्लॉक किया है, राइट। यूपीएससी भी आपको ब्लॉक कर देगा क्योंकि आप सीरियस नहीं हो, है ना। आप जब पहली बार ब्लॉक हुए थे अपने पर्सनल लाइफ के अंदर किसी के द्वारा, उसमें भी किसी ने आपको यही कहा था कि यू आर नॉट सीरियस अबाउट मी, इसके लिए तुम मेरे जीवन से दूर चले जाओ। यूपीएससी भी तुमको ये कहेगा कि तुम जीवन से दूर चले जाओ, तुम, है ना, इस तैयारी के लायक नहीं हो। PYQs आपके लिए हिंट है भाई, वो आपको एक दिशा दिखाते हैं, वो आपको एक डायरेक्शन दिखाते हैं। अब मैं से आपको एक ट्रेंड दिखाता हूँ, है ना, ये ट्रेंड ज्योग्राफी और मैपिंग के साथ जुड़ा हुआ है। यूपीएससी एक बार पूछा कि कैसे ज्योग्राफी ने भारत के अंदर हिस्ट्री का डेवलपमेंट करने की कोशिश की। एक ये सवाल आया मुख्य परीक्षा में, 2023 की मुख्य परीक्षा में आया था। इंटरेस्टिंगली 2022 में ही उसने मैपिंग के रिलेटेड एक और सवाल पूछा कि अशोक के एडिक्स पूछ दिए, 3-4 लोकेशन पूछ दी और बताओ कि ये कौन से स्टेट में है। मतलब ये हिंट है सर यूपीएससी के द्वारा कि बी सीरियस अबाउट ज्योग्राफी, बी सीरियस अबाउट मैपिंग, बी सीरियस अबाउट प्लेसेस, सर, ठीक है। और PYQs आप इमिडिएटली करना शुरू करो। इनफैक्ट जो भी टॉपिक पढ़ रहे हो ना, उसके साथ PYQ को लिंकअप करना शुरू करोगे तो वो आपके लिए बड़ा हेल्पफुल होगा लॉन्ग टर्म में। वरना तो क्या होगा कि यूपीएससी एस ब्लॉक ड्यू करके नोटिफिकेशन आ जाएगा, भाई 2-3 अटेम्प्ट ऐसे ही चले जाएंगे, रेलेवेंस समझ में नहीं आएगा। खैर वापिस आ जाते हैं
एक मिथ ये भी है कि रिवीजन लास्ट टाइम पे करना है, नहीं भाई, रिवीजन आपको वीकली करना है, रिवीजन आपको मंथली करना है, रिवीजन आपको क्वार्टरली करना है, क्योंकि एक ही सब्जेक्ट को मल्टीपल टाइम आप रिवाइज करोगे, टाइम टेबल के अंदर इंटीग्रेट करोगे, तब जाके आपकी नैया पार होगी। एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट वी विल सी कि बहुत लोगों का ये सेकंड लास्ट है ये, जहाँ कैंडिडेट्स को लगता है कि मेरा बैकग्राउंड नहीं है तो हिस्ट्री मुश्किल है, ऐसा कुछ नहीं होता। मैं खुद इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का हूँ एंड इनफैक्ट मैं हिस्ट्री आज की तारीख में पढ़ा भी रहा हूँ और एक विद्यार्थी शिक्षक के रूप में कंटिन्यूसली इसको एनरिच भी करवा रहा हूँ। तो सब्जेक्ट में इंटरेस्ट लेना सीख लीजिए। इनफैक्ट सब्जेक्ट में इंटरेस्ट आप इसके लिए नहीं ले पा रहे हो क्योंकि आपको किसी ने कहा है कि हिस्ट्री को प्रीलिम्स और मेंस के लिए अलग अलग पढ़ना है, ऐसा नहीं होता, नहीं, दोनों को इंटीग्रेटेड पढ़ना है। इंटीग्रेटेड पढ़ने का मतलब क्या है कि ये एक सवाल आया था 2016 में, जहां आपको यूपीएससी ने स्तूप के कंटेक्स्ट में और बुद्धिज्म के ऊपर से पूछा। 2016 के अंदर ही मुख्य परीक्षा में या 2023 में आया था, स्तूप के ऊपर एक सवाल आया था, देयर वाज अ क्वेश्चन ऑन स्तूपा आर्किटेक्चर, कि भाई भारत के अंदर जो स्तूप आर्किटेक्चर है वो कैसे डेवलप हुआ, उसके बारे में चर्चा कीजिए। इनफैक्ट दिस वाज द क्वेश्चन अराउंड, मैं आपको बता देता हूँ। सो इन 2023 दिस वाज दिस क्वेश्चन, ये वाला सर, ठीक है ना, प्रीलिम्स के अंदर आया हुआ था। क्या पूछा गया आपको? द कंसेप्ट ऑफ स्तूपा इज बुद्धिस्ट इन ओरिजिन, ये बातें की। और उसके बाद वी विल सी कि इन्होंने 2016 के अंदर पूछ दिया कि बुद्धा के अंदर जो या बुद्धिस्ट स्तूपा आर्ट है उसके अंदर फोक मोटिव भी दिखाए गए हैं, बुद्धिस्ट आइडियल्स भी दिखाए गए। कहने की बात यह है कि भाई देखो, इन दोनों को साथ में किया होता तो आप अच्छी तरह से उसमें समझ पाते हैं सर, ठीक है। समझने के दौरान बहुत बार दिक्कतें होगी, यू विल मेनी अ टाइम फाइंड मल्टीपल डिस्ट्रैक्शंस अराउंड। बहुत बार कैंडिडेट रैंडम यूट्यूब वीडियोस देखते रहते हैं या पीडीएफ कलेक्टर्स बन जाते हैं सोशल मीडिया और बहुत सारी एप्लीकेशन से, वहाँ से बहुत सारे पीडीएफ डाउनलोड करेंगे, पढ़ नहीं पाएंगे भाई, नहीं पढ़ पाओगे। क्यों नहीं पढ़ पाओगे? क्योंकि आपकी जो स्किल सेट है वो खुद की नोट से ही बनेगी। 2.5 अक्षर प्रेम के, हमेशा से याद रखना। ट्राई टू मेक योर ओन नोट्स। जैसे यहाँ पे देखिए, ये क्रोनोलॉजिकल सेट ऑफ नोट है सर, ठीक है। 1857 क्यों हुआ था, क्या कारण थे, कौन सी घटनाएं बनी थी और इसकी इम्पैक्ट क्या हुई, ये एक आपका फ्लो चार्ट हो गया, राइट। हमेशा से नोट्स को खुद बनाने की कोशिश करिए, खुद सीखने की कोशिश करिए। देखो यहाँ पे मैं आपको जूम इन करके बता रहा हूँ कि कैसे ये जो 1857 के इर्द गिर्द आपको ये टॉपिक्स के ऊपर से नोट्स देखने को मिलती है, इस तरह की नोट्स बनाइए, है ना, कीवर्ड सेंट्रिक नोट्स बनाइए, क्योंकि आप रिवाइज कर पाओगे। इंटरेस्टिंगली जब स्टडी शुरू करते हो तो इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये आता रहता है कि आप पहले ही रीडिंग में सोचते हो कि मैं रट्टा मार दूंगा। नहीं सर, ठीक है ना। फर्स्ट रीडिंग इज जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग एंड कंसेप्चुअल रीडिंग सर, ठीक है। सेकंड रीडिंग तक आते आते आप लिंकेजेस करना शुरू करोगे, मतलब एक ही सब्जेक्ट को दूसरी बार पढ़ोगे, एंशिएंट मिडीवल मॉडर्न की लिंकेजेस मिलनी शुरू होगी। और तीसरे रीडिंग तक आते आते आपका मेमोराइजेशन शार्प होना शुरू हो जाएगा। देन यू विल बी एबल टू डिफरेंशिएट। क्यों? क्योंकि आपने पीवाईक्यू साथ में देख लिए हैं। पीवाईक्यूज देख लिए तो आपके दिमाग के अंदर क्लिक होना शुरू हो जाएगा कि नहीं यार, ये टॉपिक तो नहीं आएगा, ये टॉपिक तो ऐसा था, इस टॉपिक को इस तरह से डील किया जा सकता था, राइट, ओके। तो इस तरह से आपकी थीम अंडरस्टैंडिंग के रूप में होनी चाहिए। अंडरस्टूड दिस पार्ट। बाकी ज़्यादातर कैंडिडेट्स के लिए मैंने देखा है कि वो टाइम स्ट्रेटजी में मार खाते हैं। क्यों मार खाते हैं, उसके पीछे का कारण है। कैंडिडेट्स हमेशा से एक कंप्लेन करते रहते हैं कि सर मेरे पास टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, टाइम नहीं है। अब 3 प्रकार के कैंडिडेट हैं, मैंने आपको बताया। एक कॉलेज गोइंग कैंडिडेट है, एक फुल टाइम वाले है और एक जॉब वाले है। अब आपको एक्सेप्ट कर देना है कि फुल टाइमर्स के पास ज़्यादा टाइम है। अब वो टाइम कैसे मैनेज करते हैं उनके ऊपर है। ये कॉलेज वाले हैं, उनके लिए प्रायोरिटी कॉलेज की भी रखनी होगी। ऐसा तो हो नहीं सकता कि आप कॉलेज को साइडलाइन करके यूपीएससी को करेंगे। मैं कहूँगा दोनों को बैलेंस करिए। वही चीज़ जॉब और वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए है, क्योंकि खास करके जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं, कहीं पे उनकी जॉब चालू है, बिजनेस चालू है, तो यू हैव टू स्क्वीज टाइम, है ना। टाइम होगा नहीं, आपको निकालना पड़ेगा, राइट। तो यू हैव टू मेक श्योर अराउंड कि आप टाइम मैनेजमेंट अच्छी तरह से करिए, वरना तो यूपीएससी की जो तैयारी है वो अधूरी रह जाएगी। वीकली टारगेट सेट करिए, डेली टारगेट सेट करिए एंड बी रियलिस्टिक, है ना। ट्राई टू रीच 80-90% ऑफ द टारगेट्स, वो आपको लॉन्ग टाइम तक सस्टेन करेगा। देखिए, कंसिस्टेंसी इज द की अराउंड। कंसिस्टेंसी होगी तो बहुत हो जाएगा, बाकी ऑटोमेटिकली दुनिया यहाँ से वहाँ हो जाएगी। जब आप तैयारी कर रहे हो, रिवीजन के ऊपर बहुत फोकस करना। देखिए, ये बहुत बार कैंडिडेट्स के साथ होता है। मैं एक बार कोई कॉमेडी शो के अंदर देखने गया था, तो मुझे देखने को मिला कि वहाँ जो आर्टिस्ट खड़े हुए थे उनका माइक ड्रॉप मूवमेंट हो गया। नॉर्मली माइक ड्रॉप मूवमेंट 2 तरह से होते हैं। एक, आपने जोरदार पंच लाइन मारी हो तो पूरी पब्लिक हो जाती है और सब चुप हो जाएंगे। दूसरा होता है कि आप भूल गए हो। ये इनके साथ ऐसा हुआ कि ये भूल गए। मुझे वी विल सी कि ये यूपीएससी एस्पिरेंट की याद दिला गए। क्यों?
क्योंकि तैयारी तो अच्छी तरह से करके आए थे, रिवाइज नहीं किया था। रिवाइज नहीं किया तो जब परफॉर्मेंस का दिन आया, दशहरे के दिन जब आपका रथ चलना चाहिए था, नहीं चल पाया सर, ठीक है। यही कहानी इनके साथ भी हुई, राइट। तो ये परफॉर्मेंस देने का टाइम पे, जिस दिन इनका शो था उस दिन ये परफॉर्म नहीं कर पाए, भूल जाते हैं। क्यों भूल गए उसके पीछे का कारण है क्योंकि रिवाइज नहीं किया था। रिवीजन इज लाइक पार्टी विदाउट प्रिपरेशन सर, ठीक है। आप जब विदाउट रिवाइज किए हुए एग्जाम देने जाओगे तो आपको लगेगा कि यार आजू बाजू में तो पब्लिक है, जलसा कर रही है सर, ठीक है, सब टक 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 टिक कर रहे हैं। आपके दिमाग में थॉट होगा पर आप उसके ऊपर कंक्लूजन में नहीं जा पाओगे। क्यों नहीं जा पाओगे? क्योंकि आपको ये लग रहा होगा कि यार मेरे को आता है, एक स्टेटमेंट आता है, दूसरा नहीं आता है ना। जब मल्टीपल स्टेटमेंट वाले टॉपिक्स आते हैं, कीवर्ड्स कुछ कुछ का मीनिंग पता होता है पर उसकी ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग जब देखोगे तो आंसर में जो डीप डाउन जाना चाहिए वो नहीं, क्योंकि डेप्थ नहीं मिल पाती है। ये जो आंसर में डेप्थ लिखने के पॉइंट ऑफ से, पढ़ने के पॉइंट ऑफ से मिलेगी, वो आपको रिवीजन से ही मिलेगी। रिवीजन को हमेशा से अपना बेस बनाइएगा, वरना बहुत दिक्कत हो जाएगी। इनफैक्ट इसी के अंदर से एक क्वेरी आती है आंसर राइटिंग की। आंसर राइटिंग की क्वेरी इसके लिए आती है क्योंकि बहुत बार कैंडिडेट कहते हैं कि सर आंसर राइटिंग कैसे करें। अब देखिए कि आपको यूपीएससी जब आंसर राइटिंग के अंदर से सवाल पूछता है, तो मैंने आपको अभी एक क्वेश्चन बताया, क्या पूछा? यूपीएससी ने पूछा कि एक्सप्लेन द रोल ऑफ ज्योग्राफिकल फैक्टर्स टुवर्ड्स द डेवलपमेंट ऑफ एंशिएंट इंडिया। अब आप मुझे बताओ कि प्राचीन भारत में भूगोल ने कैसे विलसी की डेवलप किया है अलग अलग तरह से एंशिएंट इंडिया के अंदर। वो कब लिख पाओगे? पहले दिन जब सब्जेक्ट को शुरू करोगे या थोड़ा बहुत पढ़ के लिख पाओगे? बिल्कुल नहीं, क्योंकि इसमें आपको मल्टीपल एग्जाम्पल्स देने हैं। तो आंसर राइटिंग कब शुरू करोगे? तो जब आपका एक बेस बन जाएगा, 1-2 महीने के बाद फाउंडेशन बन जाएगा, क्रोनोलॉजी क्लियर हो जाएगी, सब्जेक्ट के ऊपर आपकी ग्रिप आनी शुरू हो जाएगी, उसके बाद ही आप वी विल सी की आंसर राइटिंग के ऊपर जाओगे। डोंट बी अंडर दिस इंप्रेशन कि आप आंसर राइटिंग पहले ही दिन से शुरू करोगे, वरना घातकी रह जाएगा। एमसीक्यूज को प्रैक्टिस कर सकते हो सेक्शनली क्यों? क्योंकि जैसे जैसे आपका टॉपिक कवर हो रहा है, एमसीक्यू को और पीवाईक्यू को साथ में इंटीग्रेट करोगे तो ज़्यादा ठीक रहेगा। बाकी रिवीजन के लिए थोड़े टेक को अपग्रेड कीजिए। अब देखिए, अब वो पुराने लैंडलाइन फ़ोन का ज़माना नहीं है सर, ठीक है। नोवेल जुगाड़, आप नोवेल हैक्स का यूज़ करोगे सर, ठीक है ना। हमारे प्लेटफॉर्म का उपयोग करिए, हमारा प्लेटफॉर्म सबसे बेहतरीन है, मैं तो कहता हूँ कैंडिडेट्स के लिए भी, राइट। इसके अंदर पार्टिसिपेट करिए, क्विज के अंदर पार्टिसिपेट करिए, आपके पास ये सब कुछ ऑप्शन अवेलेबल है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर लिंक की गई है, उसके ऊपर आप क्लिक करिए एंड ज्वाइन अस फॉर द एमसीक्यू सेशंस। ये फ्री में अवेलेबल है, राइट। तो इससे आपका रिवीजन होगा। फ्री क्लासेस है, मैंने स्पेशल क्लासेस लिए हुए, मेरी प्रोफाइल के ऊपर आप जाओगे ना अनअकैडमी, तो यू विल गेट एवरीथिंग अराउंड। तो इन सब का लाभ उठाइए साहब, ठीक है ना। आपके लिए रिसोर्सेज की कमी नहीं है, चैनलाइजेशन की प्रॉब्लम है सर, ठीक है। और ये चैनलाइजेशन की प्रॉब्लम के कारण ही आपके साथ ये दिक्कत होती है कि आप वो जो टॉपर लेवल एटीट्यूड है ना, वो नहीं ले पाते सर, ठीक है। देखिए, पिज़्ज़ा तो सबको खाना है, आप कहते हो कि मेरे को मार्गरीटा मिला और उसको फार्म हाउस पिज़्ज़ा दे दिया। अरे भाई, वैसा नहीं होता सर। मार्गरीटा को भी आप एनरिच कर सकते हो और फार्म हाउस बना सकते हो, राइट। तो इसका लाभ उठाइए। हमारी ये जो मैराथन सीरीज़ है वो तो इसी चैनल के ऊपर, अनस्टॉपेबल्स के ऊपर ली गई है, और इसकी माध्यम से आप अपनी तैयारी को एनरिच कीजिए सर, ठीक है। नोट मेकिंग, ऑनलाइन रिसोर्सेज से कतराइए ना, मैपिंग अच्छी से करिए, और साथों के साथों मैं सजेस्ट करूंगा कि आप जो ट्रैप है उसके अंदर ना जाइए। जैसे एनसीईआरटीज़ को खाली पढ़ना, एनसीईआरटीज़ के बॉक्सेस को अच्छी तरह से, मिडीवल को कभी भी इग्नोर मत करिएगा। नोट्स बनाना है आपको, नोट्स को अच्छी तरह से बनाना है। आर्ट एंड कल्चर के अंदर भी सिलेक्टिव पर डेप्थ के अंदर करना है, टॉपिक को इंटरलिंकिंग करना है। 10 बुक खरीद के वो जो अनलिमिटेड फ्री जो बफेट सिस्टम है, वैसी गलती मत करिएगा। वर्ल्ड हिस्ट्री कंसेप्चुअल है, निबंध में बहुत काम में आता है, इसका भी लाभ उठाइए सर, ठीक है ना। और इन सब की कॉम्प्रिहेंसिव तैयारी हम आपको अनअकैडमी पे कराते हैं। जॉइन अस ऑन अनअकैडमी प्लेटफॉर्म, इंडिया का लार्जेस्ट एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है। टॉप एजुकेटर्स आपको यहाँ पे तैयारी करा रहे हैं, और हम और हमारे साथी एजुकेटर्स आपके लिए जुड़े हुए हैं। ये हमारी स्ट्रैटेजी की पूरी एक ओवरव्यू था। इसके अंदर बहुत ही डेप्थ में कैसे हाउ टू रीड स्पेक्ट्रम, हाउ टू रीड मॉडर्न हिस्ट्री टॉपिक बाय टॉपिक, उसका भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है। आप इन सब को ये अनस्टॉपेबल चैनल्स के ऊपर आप देख सकते हो, और फिर और भी हम स्ट्रैटेजी और आपके लिए गाइडेंस वीडियो लेके आएंगे। अगर आप फुल टाइम यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हो तो ज्वाइन करिए अनअकैडमी। जी हाँ दोस्तों, अनअकैडमी आपके लिए लेके आया है रिपब्लिक डे ऑफर, जहां 26 जनवरी को ध्यान में रखते हुए हम आपको दे रहे हैं 19,999 के अंदर
पूरा का पूरा 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन। जी हाँ दोस्तों, PN लाइव कोड को यूज़ करिए और आपको बेहतरीन ऑफर मिल रही है। 9 मंथ्स के ऊपर 9 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन फ्री है, 12 मंथ्स के ऊपर 12 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन फ्री है विद 26,999 एज द ईयरली फीस अराउंड, और आई वुड से द होल सब्सक्रिप्शन। और 19,999 के अंदर आपको पूरा का पूरा 1 साल का सब्सक्रिप्शन मिलेगा। मैं सजेस्ट करूंगा कि आप 1.5 साल के आसपास का सब्सक्रिप्शन लीजिए, सो दैट आपको फाउंडेशन और इंडिया की जो टॉप एजुकेशन जो टीम है वो आपको हेल्प कर सकती है आपकी फाउंडेशन से लेके एडवांस तैयारी के अंदर। हमारी नई बैच आगाज और प्रारंभ बैच ऑलरेडी शुरू हो रही है फॉर द हिंदी एंड द इंग्लिश स्टूडेंट्स अराउंड ऑन 26 ऑफ जनवरी। आप ये कोड PN लाइव का यूज़ कर सकते हो। बाकी अगर आप इस बार 2026 के लिए प्रीलिम्स में अपीयर कर रहे हो तो ज्वाइन करिए हमारे साथ URTS अनअकैडमी रिवीजन टेस्ट सीरीज। जी हाँ दोस्तों, आपको इसके अंदर 2500 के आसपास प्रीलिम्स क्वालिटी क्वेश्चंस मिलेंगे। फुल लेंथ और सेक्शनल टेंस का पूरा मिक्सचर है और इसके अंदर आपको पूरा डिटेल लिंक मिल जाएगा। आप उसको परचेज कर सकते हो एट 1999 ओनली। बाकी हम आपके लिए फ्री मॉक टेस्ट भी करवा रहे हैं जिसे हम लोग कहते हैं UAI PMT अनअकैडमी ऑल इंडिया प्रीलिम्स मॉक टेस्ट, जो मॉक टेस्ट नंबर 2 है। 31 जनवरी को होने वाला है सुबह 9:30 बजे GS का और 2:30 बजे CSET का। एज पर UPSC स्टैंडर्ड टॉप एजुकेटर्स के द्वारा इसके क्वेश्चन सेट किए जाते हैं। उसकी भी डिस्क्रिप्शन के अंदर बॉक्स के अंदर लिंक मिल जाएगी, जरूर से ज्वाइन करिएगा। PN लाइव कोड को यूज करना ना भूलिएगा वाइल टेकिंग सब्सक्रिप्शन। दिस इज मी प्रतीक नायक साइनिंग ऑफ। आई विल सी यू इन वन मोर इंटरेस्टिंग वीडियो। थैंक यू वेरी मच। लेट्स क्रैक इट।